हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं ये 12th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है केमिकल काइनेटिक्स, यानी रासायनिक बल गति। क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स में, किसे कहते हैं अपन केमिकल काइनेटिक्स, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शंस किस टाइप से हो रही है, उसके इसकी रेट ऑफ रिएक्शंस क्या है, अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। क्लियर। और आपके पास अभिक्रिया कितनी फास्ट हो रही है, रिएक्शंस होती है कितनी फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है। क्लियर। इन सब चीज़ों को अपन फाइंड आउट करते हैं, सब चीज़ों के बारे में स्टडीज़ जो करते हैं वो ब्रांच है केमिस्ट्री, उसको अपन केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। सिंपल से अगर केमिकल काइनेटिक्स की मैं बात करूँ तो उसको कौन कौन सी क्या इसकी ब्रांच की अगर सही डेफिनेशन की बात करूँ तो अपन कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, यानी कौन सी अभिक्रिया कैसे हो रही है उसकी क्रियाविधि का जो अध्ययन किया जाता है उसको अपन कहते हैं क्या, केमिकल काइनेटिक्स कहा जाता है। क्लियर। ये सारी केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगी, अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया किस वेग से कंप्लीट हो रही है, दर की बात करो या कुछ बुक्स में वेग लिखा होता है, अभिक्रिया का वेग यानी कौन सी रिएक्शन फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है। क्लियर। इन सारी बातों का इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शंस क्या है, हाफ ऑर्डर रिएक्शंस क्या है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, यानी कोई भी रिएक्शंस आधे टाइम में कितनी फास्ट कंप्लीट हो रही है, हाफ टाइम में कितनी कंप्लीट होगी रिएक्शन। इन सारी रिएक्शंस के जो स्टडीज की जाती है वो स्टडीज किसके अंदर होती है, आपके पास रिएक्शंस का केमिकल काइनेटिक्स के अंदर आपका होता है। क्लियर। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। क्या डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कह सकते हैं, या अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेंगे, तथा अभिक्रिया की क्रियाविधि क्लियर का अध्ययन किया जाता है, उससे अपन कहते हैं क्या, केमिकल काइनेटिक्स। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब अपन बात करते हैं फर्स्ट फैक्टर की। मैं बात करूं अगर तो फर्स्ट फैक्टर मेरा क्या आता है, अभिक्रिया की दर की बात करूं। पहला बात क्या बताई मैंने, अभिक्रिया की दर बोलो या अभिक्रिया का वेग। होता क्या है अभिक्रिया की दर, क्या होती है, सिंपल सा अभिक्रिया की दर क्या होती है, अभिक्रिया की दर सिंपल सी है। अभिक्रिया की दर सिंपल से एक फॉर्मूला वहां पे डिक्टेट होता है। क्या फॉर्मूला डिक्टेट होता है, जो आपका सिंपल सा फॉर्मूला डिराइव होता है। क्या फॉर्मूला डिराइव होता है, एक फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, उससे पहले जो डिक्टेट होता है इसका जो सिंबल होता है उसका सिंबल क्या होता है, स्मॉल आर कह सकते हैं अपन। इसका अभिक्रिया की दर का सिंबल क्या होता है, स्मॉल आर होता है। क्लियर। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, सिंपल सी डेफिनेशन है क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन या समय के साथ परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या आई, किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अगर इसको फॉर्मूले की फॉर्म में मैं डिक्टेट करूं तो मैं इसको फॉर्मूले की फॉर्म में किस टाइप से डिक्टेट कर सकता हूं, सिंपल सा इसका फॉर्मूला आता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला R इज इक्वल टू प्लस माइनस किसको डिक्टेट करता है वो भी डिक्टेट अपन बताऊंगा मैं आपको, 1/n डी सी किसको बता रहा है, कंसंट्रेशन को बता रहा है कि क्या क्रियाकारक क्या उत्पाद की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है आपके पास, C अपॉन क्या है आपके पास, T अपॉन क्या है, T आपके पास। क्लियर। अब आपके माइंड में आएगा सर ये जो C है सांद्रता में परिवर्तन है, C किसको बताता है,
डीसी किसको बता रहा है? सांद्रता में परिवर्तन। और dt किसको बता रहा है? समय में परिवर्तन। क्लियर? सांद्रता और समय में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं? और उसके साथ आपके पास ये प्लस का साइन, प्लस का साइन किसके लिए यूज किया जाता है और माइनस का साइन किसके लिए यूज किया जाता है, और एन आपके पास क्या है? ये 3 पॉइंट्स है आपके पास। क्लियर? ये 3 जो है आपका, ये जो प्लस का साइन है किसके लिए यूज होता है? प्रोडक्ट के लिए यूज होगा। मतलब क्या है? उत्पाद के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? अगर उत्पाद की सांद्रता की दर बटा समय लिखते हैं तो किसके अंदर क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा। क्लियर? देन आपके पास ये जो क्या चीज है प्लस, उसकी सांद्रता को बताता है कि उसकी सांद्रता क्या होती है। क्लियर? ये माइनस का साइन जो है वो अभिक्रिया को क्या बता रहा है? अभिक्रिया की दर की घटते हुए क्रम को बता रहा है। मीन्स व्हाट? अभिक्रिया कौन, क्रिया कारक क्या है? क्रिया कारक की सांद्रता को बताता है। सिंपल सा। प्लस किसको बता रहा है? उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता जो कि क्या होती है? बढ़ती है। उत्पाद की सांद्रता क्या होती है? बढ़ती है। जबकि माइनस का साइन किसको बताता है? आपके पास क्रियाकारक की सांद्रता जो कि क्या है आपके पास? घटते है, घटते हुए क्रम में होती है। क्लियर? और ये एन आपके पास किसको बता रहा है? अभिक्रिया की रस समीकरण मिति को बता रहा है। किसको बता रहा है? रस समीकरण मिति गुणांक है, जहां एन क्या है? अभिक्रिया की रस समीकरण मिति गुणांक। क्लियर? ये रस समीकरण मिति गुणांक को बताता है। क्लियर? अब आपके माइंड में आएगा सर कोई भी रिएक्शन से अपन हमें कैसे पता चलेगा? क्या होगा? अपन रिएक्शन के थ्रू भी देखेंगे। और एक बहुत अच्छा फॉर्मूला इसके अंदर आता है, वो फॉर्मूला आपके माइंड में होना जरूरी है कि इसका जो यूनिट होगा, यानी इकाई क्या होगी, यानी अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है? दर इकाई क्या होगी? दर इकाई। क्लियर? दर इकाई क्या होती है इसके अंदर? मूल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। ये जो यूनिट है कई बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है कि आपके पास जो अभिक्रिया की दर फाइंड आउट करता है उसके लिए कौन सी यूनिट क्या यूज होती है? तो दर यूनिट क्या आती है? दर की इकाई क्या है आपके पास? अभिक्रिया की दर की इकाई क्या है? मोल, लीटर इनवर्स एंड टाइम इनवर्स। और टाइम हमेशा यहाँ पे किसकी फॉर्म में लिया जाता है? सेकंड की फॉर्म में लिया जाता है। क्लियर? अब आपके पास सपोज मैंने कोई रिएक्शन लिखी, ये रिएक्शन है मेरे पास क्या? N1A प्लस N2B चेंज हो रहा है किसके अंदर? N3C प्लस N4D के अंदर चेंज हो रहा है। और इसके लिए आपको बोल दे कि अभिक्रिया की दर लिखिए, इसके लिए क्या लिखिए आप? अभिक्रिया की दर लिखिए। तो अभिक्रिया की दर अपन इसके लिए किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ये एग्जाम की फॉर्म में, एग्जाम्पल की फॉर्म में कंसीडर किया। तो इसके लिए देखो ये क्या है? दोनों क्रिया कारक, और क्रिया कारक के लिए क्या होता है? माइनस का साइन यूज होता है। तो R बराबर लिख सकते हो क्या? -1 अपॉन n की वैल्यू कितनी है? N1 है तो 1 अपॉन N1 dA, यानी A की सांद्रता में परिवर्तन बटा dt। A की सांद्रता में परिवर्तन बटा क्या आएगा? dt की फॉर्म में बराबर लगा सकते हैं अपन इसके आगे भी। फिर B की सांद्रता के लिए वापस अगेन साइन क्या आएगा? -1 अपॉन N2, 1 अपॉन N2 dB, B की सांद्रता बटा dt इज इक्वल टू, और लगा दो। अब यहाँ क्या आ रहा है? उत्पाद आ रहा है, और उत्पाद के लिए अपन साइन क्या यूज करते हैं? प्लस का साइन यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? +1 अपॉन N3DC अपॉन dt इज इक्वल टू, अगेन आपके पास क्या आ रहा है? D की सांद्रता क्या होगी? +1 अपॉन N4 सॉरी D, कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन आपके पास क्या आ गया? dt। ये कोई भी रिएक्शन से आपके पास उसकी रिएक्शंस के लिए अपन क्या लिख सकते हैं? इसका दर समीकरण, दर अभिक्रिया की दर को इस टाइप से अपन डिक्टेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इस अभिक्रिया के लिए इसकी दर समीकरण लिखनी पड़ेगी, और एग्जांपल मैं कंसीडर करता हूं, जैसे अमोनिया का एग्जांपल फॉर्मेशन है NH2 N2 प्लस 3H2 N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, क्या है आपके पास? 2NH3। अब इसके लिए आपको अभिक्रिया की दर लिखनी है तो आप इसको किस फॉर्म में लिखोगे? इसके आगे क्या है? कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो इसके लिए क्या आएगा? R बराबर क्रिया कारक है तो -1 अपॉन में क्या आएगा? 1 ही आएगा, D बाय dt, और कंसंट्रेशन ऑफ क्या आएगा? नाइट्रोजन बराबर, इसके लिए क्या आएगा?
अब ये 3 है तो क्या आएगा आपके पास -1/3 d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। फिर आपके पास इसके लिए उत्पाद के लिए क्रिया को क्या आएगा आपके पास 1/2 प्लस का साइन आएगा आपके पास 1/2 d/dt ऑफ अमोनिया। आया समझ में? इस टाइप से अपन किसी भी अभिक्रिया के लिए अब उसकी अभिक्रिया की दर को अपन डिक्टेट कर सकते हैं। आया समझ में आप सबको? चलिए अब अपन सेकंड टॉपिक इसका स्टार्ट करते हैं। क्या? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। पहले अपन ने पढ़ा था अभिक्रिया की दर क्या होती है उसके बारे में पढ़ा। अब इस अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? सिंपल सा, तो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला नाम आता है क्या? सिंपल सा पहला नाम आता है क्या? अभिक्रिया की सांद्रता पर अभिक्रिया की सांद्रता का प्रभाव। यानी जो भी कारक कौन कौन से आते हैं उस कारक के अंदर पहला जो कारक आता है क्या? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की सांद्रता का प्रभाव। क्या होता है अभिक्रिया क्रियाकारक की सांद्रता जो है अभिक्रिया के अंदर, वो क्रियाकारक की सांद्रता वहां पे क्या इफेक्ट करती है? तो सिंपल सी डेफिनेशन, पहले अपन डेफिनेशन की बात करें देन अपन इसके ऊपर क्या रिलेशन है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सिंपल सी जो डेफिनेशन आती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। तो क्या होता है? स्थिर ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात होती है। स्थिर ताप पर या किसी स्थिर ताप पर कह दो भले ही, किसी स्थिर ताप पर अभिक्रिया की दर, किसी स्थिर ताप पर अभिक्रिया की जो दर है वो क्या होती है? अभिक्रिया की दर जो है वो क्रियाकारक की सांद्रता पर, किसके ऊपर? क्रियाकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है या होती है। अभिक्रिया की जो दर है वो क्रियाकारक की सांद्रता के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो क्या लिख सकते हैं सिंपल सा, अभिक्रिया की दर समानुपाती है किसके? क्रियाकारक की सांद्रता के। तो सिंपल सा लिख सकते हूं R इज प्रोपोर्शनल टू जो भी आपके पास क्रियाकारक है उसको मैंने एक्टिव मास ऑफ किसकी फॉर्म में लिख दिया? रिएक्टेंट को कैपिटल R की फॉर्म में लिख दिया। क्लियर? इस कैपिटल R की फॉर्म में अपन लिख देते हैं तो यही कहलाता है क्या? तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मीन्स व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर? अब आपके पास किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, इफ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब क्या? क्रियाकारक की सांद्रता को इंक्रीज करोगे। जब क्रियाकारक की सांद्रता इंक्रीज होगी तब उसके बाद टकराव की संख्या क्या होगी? जो भी पार्टिकल्स हैं वो टकराएंगे तो टकराव की संख्या क्लियर, वो भी क्या होगी आपके पास? इंक्रीज होगी। जब नंबर ऑफ कोलिजन आपके पास इंक्रीज होगा, जब नंबर ऑफ कोलिजन आपका इंक्रीज होगा तो सिंपल सा जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो दर है आपके पास, क्लियर, आपके पास जो दर होगी रिएक्शंस की वो भी क्या होगी? आपके पास इंक्रीज होगी। आया समझ में? क्लियर? ये होते हैं क्या इसको प्रभावित करने, ये है आपके पास पहला सांद्रता को प्रभावित करने वाला कारक। अब कई बार एग्जाम में आता है इसको रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इसी के ऊपर वो कहते हैं ना रूट है ये इस टॉपिक का, केमिकल काइनेटिक्स का रूट कह सकते हैं अपन, जड़े हैं ये टॉप पॉइंट जिसको माइंड में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? अगर मैं किसी रिएक्शंस के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं आपके पास कोई भी एक N1A+ N2B आपके पास चेंज हो रहा है किसकी फॉर्म में? प्रोडक्ट की फॉर्म में, मतलब किसकी फॉर्म में? उत्पाद बनाता है।
क्लियर। ये जो अभिक्रिया के सक्रिय कारक की जो प्रभाव है जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिएक्टेंट से उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। क्लियर। अगर इसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो अपन इसको किस फॉर्म में लिखोगे, R इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन में क्या है, और जो भी आगे जो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ये किसकी फॉर्म में जाएंगे, उसके पावर की फॉर्म में, N1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है आपके पास, कोई भी जितनी सांद्रता जो दे रखा है आपके पास मल्टीप्लिकेशन है वो क्या आएगा आपके पास N2 की फॉर्म में। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है तो कोई यानी कांस्टेंट यूज करते हैं जिसको अपन कहते हैं कि दर नियतांक भी कह सकते हो या वेग कांस्टेंट भी, वेग स्थिरांक भी अपन उसको कहते हैं। और ये क्या होता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे तो इसके ऊपर भी क्या होगा, उसका इफेक्ट आएगा। तो R इज इक्वल टू आप लिख सकते हो K A टू द पावर N1 इंटू B टू द पावर N2। क्लियर। जहां K बराबर क्या है, वेग स्थिरांक, क्या है आपका एक वेग स्थिरांक है आपके पास, या दर नियतांक भी कह सकते हैं इसको, दर नियतांक, वेग स्थिरांक बोलो या दर नियतांक अपन बोल सकते हैं। क्लियर। और ये जो वैल्यूज है K की वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, K की वैल्यू जो है वो क्या करता है, ताप पर निर्भर करता है, ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है। टेम्परेचर कम ज़्यादा करोगे तो रिएक्शन के अंदर जो ये जो K की वैल्यू भी क्या करेगा, उसको इफेक्ट करेगा, यानी दर को भी इफेक्ट करेगा। अब आपके पास आती है क्या, यूनिट, इकाई क्या होगी इसकी। अगर मैं यूनिट की बात करूं, यानी K की जो इकाई है, इकाई की बात करूं, K की इकाई को याद करने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको। अगर वो फॉर्मूला आप अपने माइंड में रखोगे तो कोई भी रिएक्शंस आ जाए, उस रिएक्शंस की आप लिख सकते हो कि आपके पास दर क्या, उसकी यूनिट क्या होगी। इकाई के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो यूनिट ऑफ K के लिए आपको लिखना है सिंपल सा मोल, फिर लिखना है लीटर, और फिर लिखना है आपको पास टाइम। पहले क्या लिखा, मोल, फिर क्या लिखा, लीटर, और फिर क्या लिखा, टाइम। मोल की जो भी पावर होगी, मोल की पावर को लिखना है 1 माइनस n, मोल की पावर को क्या लिखना है 1 माइनस n, लीटर की पावर को लिखना है n माइनस 1, और टाइम की पावर हमेशा क्या होती है -1। आया समझ में। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में है आपके पास, तो किसी भी रिएक्शंस के लिए अपन इसको लिख सकते हैं। अब आपके माइंड में आएगा सर n क्या है, n क्या है, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। कोटि की अभी अपन ने बात की नहीं है, तो कोटि की बात करेंगे उसके बाद बताऊंगा n क्या है। तो अगर अपन इस नॉर्मल फॉर्म में बात करें तो यहाँ n क्या है, घातों का योग। यहाँ n स्मॉल n बराबर क्या है आपके पास, इसको नॉर्मली लिखा जाता है क्या, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है बताऊंगा। अगर अभी तक जितना अपन ने पढ़ा उसके बिहाफ पे देखें तो n आपके पास क्या है, n आपके पास क्या है, n बराबर अपन लिख सकते हैं क्या, घातों का योग। ये जो भी पावर्स है, तो अगर इस रिएक्शंस के लिए मैं बताऊं आपके पास एग्जांपल के लिए, तो यहाँ पे जो स्मॉल n की वैल्यू क्या है आपके पास, कैपिटल N प्लस स्मॉल है कैपिटल N2। क्लियर। इसको लेके अपन इसके लिए अपन यहाँ पे वैल्यूज को डिक्टेट कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ अगर इसकी वैल्यू रखोगे n1 और स्मॉल n की वैल्यू, तो आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, अभिक्रिया की कोटि क्या होगी इस रिएक्शंस के लिए। आया समझ में। ओके। नेक्स्ट अपन एक कोई भी अच्छा सा एग्जांपल कंसीडर करता है, दर व्यंजक को यूज करके किसी भी चीज की अपन अभिक्रिया की कोटि को अपन लिख सकते हैं। क्लियर। कैसे इसके अंदर न्यूमेरिकल आता है, देखते हैं अपन एक न्यूमेरिकल किस टाइप्स का होगा। देखिए क्या मैंने क्वेश्चन टेक किया है, सिंपल सा एक क्वेश्चन टेक किया मैंने, क्या है आपके पास सिंपल सा ए और बी। आपके पास क्वेश्चन क्या है आपका, ए और बी जो है चेंज हो रहा है, इसके अंदर प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो क्या क्वेश्चन बोला, ए और बी चेंज हो रहा है, तो यदि ए तथा बी की सांद्रता को दुगुना कर दें, या ए और बी की सांद्रता को आधी कर दें, या ए और बी की सांद्रता को 4 गुना कर दें, 5 गुना कर दें, किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन मैंने क्या बोला, अगर ए और बी की सांद्रता को दुगुना कर दें तो जो अभिक्रिया की दर होगी, जो न्यू आपके पास दर और अभिक्रिया की दर जो बनेगी, उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, या दर कितनी होगी, न्यू अभिक्रिया की दर कितनी होगी, वो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी। कब न्यू होगी, जब उसकी दर को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, सांद्रता को क्या कर लोगे, दुगुना कर देंगे। तो इस टाइप के एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन में देखेंगे कि सर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हम करें कैसे। तो सिंपल सा आप सपोज कंसीडर क्या है, आंसर लिखते हैं, अपना सॉल्यूशन क्या होगा इसका, a+2b आपके पास रिएक्टेंट है और ये चेंज हो रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। सिंपल सा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा, होने दो प्रोडक्ट में चेंज।
फर्स्ट आपके पास इस अभिक्रिया के लिए दर लिखिए, तो इसका रिलेशन लिखेंगे तो अपन कैसे लिखोगे, R इज इक्वल टू रिएक्टेंट आपके पास क्या A, इसके मल्टीपल में कितना 1 है, तो आप क्या लिखोगे कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर क्या आएगा 1 है आपका, A है तो क्या आएगा पावर में कुछ भी आगे मल्टीप्लाई में क्या 1 है तो क्या रहेगा 1, क्लियर, इनटू B और B के आगे मल्टीप्लाई में कितना है 2 है तो 2 कहाँ जाएगा इसके अंदर पावर की फॉर्म में जाएगा, क्लियर, इसको तो दो रिएक्शन 1, क्लियर। जब उसकी अभिक्रिया की सांद्रता को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, A से क्या कर दिया 2A और यहां से B से क्या कर दिया 2B का दोगुना क्या होगा 4B, तो उस कंडीशन में इसको R1 कंसीडर कर लो और R2 जब इसकी कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो क्या आएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ, दोगुना किया तो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ A, सॉरी 2B है तो पावर में चला गया, ओके। फिर आपके पास क्या आएगा, जो B की कंसंट्रेशन है आपके पास, इस B की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपके पास, B से क्या हो जाएगा ये 2B हो जाएगा, तो B से क्या हो गया 2B हो गया, तो 2B की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 2, और ये इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। अब आपको क्या करना है, सिंपल से इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, यानी समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, ठीक है, डिवाइड कर लो, तो क्या आएगा सिंपल सा R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ A concentration of B to the power 2 upon concentration of A into concentration of 2B to the power 2, क्लियर, आया समझ में आपको। सिंपल सा A से A गॉन हो गया, B से B स्क्वायर से B स्क्वायर गॉन हो गया, तो रिमेनिंग आपके पास अपॉन में क्या बचा सिंपल सा, और यहाँ पे भी 2 है ना, A से A गॉन किया तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास 2 बचेगा यहाँ पे, किया, क्लियर, क्योंकि आपके पास 2A है आपके पास, यहाँ पे कितना है आपके पास 2A, तो इसका रेशियो क्या बनेगा आपके पास R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना आता है 1 अपॉन 4, तो आपका रेशियो क्या बनेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 इक्वल टू कितना है आपके पास 1 अपॉन 8, तो R1 की वैल्यू जो आएगी आपके पास कैरी फॉरवर्ड किया तो R1 इज इक्वल टू, ये R2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या R2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, तो R2 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 8 को R1 से और 2 को R2 से, तो R2 की आपको नया कितनी दर होगी, तो R2 आपके पास है, तो R2 इज इक्वल टू 8 टाइम ऑफ R1, यानी जो भी न्यू आपके पास बनेगा अभिक्रिया की, जो भी अभिक्रिया होगी उस अभिक्रिया की नई अभिक्रिया की जो दर होगी 8 टाइम ऑफ द R1 की क्या होगा आपके पास इक्वल होगा, आया समझ में, क्लियर। अगर यही क्वेश्चन आपको किसी अनदर फॉर्म से आपसे पूछ ले तो उसको भी अपन आराम से क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं, आया समझ में आपको, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ट्राई करते हैं अपन, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, A और B A प्लस 2B है आपके पास और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, यदि A की दर को दुगुना और B की दर को क्या कर दिया जाए हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो नई अभिक्रिया की दर क्या होगी, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे सॉल्व करना है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन को कहता है वैसे इसको भी सॉल्व करना है, सिंपल सा आपके पास है A प्लस 2B चेंज हो रहा है किसकी फॉर्म में, प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज हो रहा है आपके पास, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल R1 जो आपके पास आएगा, R1 इक्वल टू आपके पास क्या है एक्टिव मास कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू 2B है, तो B की पावर में जो भी आगे 2 मल्टीप्लाई वो कहाँ चला जाता है पावर में, क्लियर। आपके पास ये कंसंट्रेशन आ गई, इक्वेशन 1 दे दो इसको, क्लियर। अगर R2 की कंसंट्रेशन की मैं बात करूं तो A की अब क्या कर रहा है, A की कंसंट्रेशन को दुगुना मीन्स व्हाट क्या कर लिया 2A, और B की कंसंट्रेशन को आधा मीन्स व्हाट B/2 का स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा कितना इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। B की कंसंट्रेशन को आधा कर लिया और A की कंसंट्रेशन क्या कर लिया दुगुना कर लिया। अब वही वापस क्या करना आपको, सिंपल सा समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, डिवाइड करने पर, सिंपल सा डिवीजन क्या होगा आपके पास R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, क्लियर, कंसंट्रेशन ऑफ A B टू द पावर 2 अपॉन 2A इंटू हो जाएगा B/2 टू द पावर 2, A से A गॉन हुआ, B से B स्क्वायर से B स्क्वायर गॉन हुआ, क्लियर। यहाँ आपके पास वैल्यू क्या बची R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन
1/4, तो ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा आपके पास, तो वैल्यू क्या आएगी R1/R2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 4/1, 2 1 2 2 2 4, क्लियर। ये से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका वैल्यू क्या आएगी R2 2 टाइम्स ऑफ R2, तो R2 से 2 टाइम्स ऑफ R2 इज इक्वल टू क्या आएगा R1, क्लियर। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या आएगा R1/2, यानी जो नई कंसंट्रेशन है वो आपके पास, अभिक्रिया की जो दर है आपके पास, वो पहली वाली अभिक्रिया की दर की क्या होगी, वो हाफ के बराबर होगी। आया समझ में? इस टाइप से क्वेश्चन अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। थैंक यू गाइस।